हेलो बच्चों, आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ हैं, नए वीडियो के साथ में हैं। और ये चैप्टर चूँकि आप जानते हैं कि कैलकुलस का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा उसके, अगर हम बात करें 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो उसमें से काफ़ी हद तक 30 प्लस 35 इन बिटवीन 30 या 35 नंबर के जो है वो कैलकुलस का पोर्शन आने लगा है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि कैलकुलस की शुरुआत हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से करते हैं, तो हमने जो इस वीडियो में जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत हद तक लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कोई फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमारा वीडियो ऐसे टाइम पे आ रहा है जब आपका काफ़ी हद तक, इवन कि मेरे ख्याल से तो अब लोगों ने एक प्री बोर्ड भी अपने स्कूल में दे दिया होगा। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सके, आपको आगे बढ़ा सके। तो हम तो इसी उम्मीद से आते हैं कि बच्चों के लिए अपनी लैंग्वेज को ईजीएस्ट में कर करके मैं आप तक लाऊं, जिससे कि आपको चैप्टर्स, उसकी बेसिक्स, उसकी थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो चैप्टर है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। इस चैप्टर में हमें जो शुरुआत करनी है, शुरुआत करने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना है कि इस साल के लिए यानी ईयर 2020 एंड 23 के सिलेबस में एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उसको बोर्ड ने कितना कट कर दिया है, कौन कौन सी हमें टॉपिक्स पढ़नी है, उसके लिए थोड़ा सा एक बार हमारा डिस्कशन यहाँ पे ज़रूरी है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर उसके बाद हमें, मैं एक एक करके चल रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। फिर आता है डिफरेंशिएशन की बात आ जाएगी, जहां पे आपको पढ़ना है चेन रूल। देख लीजिए ये लिखा है इन्होंने, चेन रूल। फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कुछ और भी फंक्शंस हैं जिनके हमें देखना है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन की बात होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की बात होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जो पहले थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, सिर्फ एक ही दो टॉपिक ऐसी हैं, अगर मीन वैल्यू थ्योरम्स अगर आप बात करेंगे तो वही यहाँ से निकाला गया है, और लगभग टॉपिक जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि, जैसे आप देखें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको पढ़ना है। तो पहले तो हमारा जो मेन फोकस है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। हमारी जो टॉपिक है, यानी अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स हैं वो सारी इतनी हमें पढ़नी है, लेकिन अभी जो हमारा इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे अगर हमें समझना हो कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई फंक्शन, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f(x) और इस फंक्शन को आपने डिफाइन किया है एक पॉइंट a पे। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ पॉइंट a, और जब कभी भी आप इसके लेफ्ट और इसके राइट में कोई पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट इससे छोटा होगा और इधर वाला पॉइंट जो है वो इससे बड़ा होगा। तो अगर आप ध्यान दें कि जो a था, यानी जिस पॉइंट पे फंक्शन को मैंने डिफाइन किया था, वो पॉइंट अब एक नहीं रह गया, वो तीन पॉइंट हो गए, a, -a और +a। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होता है ये इससे कम होगा, जो इधर होगा वो इधर इससे बड़ा होगा। अब बात ये आती है कि आखिर इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट्स, पड़ोसी पॉइंट है, ए के अगल बगल होते, बहुत दूरी पे नहीं होंगे, नियर अबाउट, इतना वेरिएशन कि a-h और a+h। अगर आपने देखा होगा कि हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे h टेंड्स टू 0 आता है। तो h क्या है, h इतनी माइनर क्वांटिटी होती है, इतनी माइनर वैल्यू होती है कि उससे a पे कोई फर्क ना पड़े, यानी दिस इज नियर अबाउट, इसे 2.99999, ये 3 के क्लोजेस्ट है। लेकिन अगर आप कहें कि यही सबसे क्लोजेस्ट है तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर एक 9 और लगा देंगे तो और क्लोज हो जाएगी, एक 9 और लगा देंगे तो वो और क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो f(x) है वो 3 पॉइंट पर डिफाइन हो रहा है, इस पे और इस पे।
अब जब इस पे जो डिफाइन होता है, यानी अगर हम लोग डिफाइन करें लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और fx, अगर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर उसके बाद आता है RHL। अगर हम लोग RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो इस पॉइंट पर जो आप फंक्शन कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा उसका राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और ये हो जाएगा f ऑफ x। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, और जो तीसरा पॉइंट बचा हुआ है ये कहलाता है एग्जैक्ट वैल्यू, और जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप देखें वो हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू f ऑफ a। अब बात आती है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है, तो यही फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a when LHL is equal to RHL is equal to f of a। यानी अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशन को इक्वल दिखा दिया जाए तो वो फंक्शन fx उसी पॉइंट a पे कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अच्छा, अब दो बातें हो सकती हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का एप्रोप्रिएट वर्ड होगा नॉट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अगर हम लोग सोचें तो जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, जब आप सर्किल ड्रॉ करते हो, जब आप पैराबोला ड्रॉ करते हो, तो हमेशा याद रखिए कि उसका ग्राफ जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिग्नम फंक्शन की ग्राफ की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर आपको याद हो तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे बनता है, वो स्टेप्स में बनता है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तो ये हो गया, और जो मेरे पास सिग्नम फंक्शन होगा उस सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होता है। इन दो पर्टिकुलर ग्राफ में एक चीज आपने देखी होगी कि ये ग्राफ ब्रेक हो रहे हैं बीच बीच में। तो देखो भाई, अगर हम लोग इस सबको किनारे कर दें, ऐसे समझना चाहें कि आखिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्या, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी आप पता कर सकते हो कि कोई भी फंक्शन जो भी है वो क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। आप उसकी ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ देख कर क्या बता सकते हो। तो यहां पे मैंने दोनों बात कर ली है कि स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्किल जब आप ड्रॉ करते हो तो वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हो तो वहां का जो ग्राफ होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब यही चीज LHL को यहां पे थोड़ा सा आपको समझाना है कि कोई फंक्शन एफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट A पे तभी कहलाता है जब LHL, RHL और f ऑफ a इक्वल होते हैं। अब यहां पे हम थोड़ी सी एक बात और आपको बताते हैं कि आखिर ये लोग जो बाद में चेंज करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि h टेंड्स टू 0 में कैसे होता है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है वो ये हो गया। अब अगर हम लोग यहां पे एक एक करके करें कि भाई हमने कहा कि एक फंक्शन है fx, वो पॉइंट a पे डिफाइन है, इधर वाले को आप a माइनस h मानेंगे और इधर वाले को आप a प्लस h मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये a से छोटा होगा और ये पॉइंट a से बड़ा होगा। अब आप अपने बेसिक इक्वेशन में आइए और इसमें लेफ्ट साइड में x को रिप्लेस कर दीजिए a माइनस h से, ये हो जाएगा a माइनस h टेंड्स टू a और f ऑफ हो जाएगा a माइनस h। तो अगर हम देखें a और a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a और a जब कैंसिल हो गए तो यहां पे जो बचा वैल्यू वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो कहीं कहीं पे आपको ये कैलकुलेशन मिलेगा फॉर लेफ्ट हैंड के लिए और कहीं कहीं पे आपको लेफ्ट हैंड के लिए a माइनस h से रिप्लेस करके h टेंड्स टू 0 वाली वैल्यू दिखेगी। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पे बात करें तो जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, तो ये हो जाएगा a प्लस h, और यहां पे अगर हम लोग चेंज करें x को a प्लस h से, a कैंसिल होकर के हमारे पास जो कैलकुलेशन निकल के आता है वो आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस h। यानी लेफ्ट हैंड के लिए ये यूज होगा, राइट हैंड के लिए ये यूज होगा, और इन सबको मिला करके
आखिरी जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट वैल्यू है एफ ऑफ ए। तो अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो वापस हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट ए। ठीक है भाई, तो बात को शॉर्ट में ये समझना है कि एक फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब वो फंक्शन उस एग्जैक्ट वैल्यू पे, उसके लेफ्ट पॉइंट पे, उसके राइट पॉइंट पे, तीनों जब वो बराबर होल्ड करेगा तभी हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात, अगर मान लो इट इज गिवन, देखो भाई शो दैट अगर है कि शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो आपको ये तीनों चीजें बराबर दिखानी पड़ेगी। वहां पे कहेगा दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी क्वेश्चन से, कि आपको मिसिंग टर्म निकालने को कहेगा, लेकिन वहां पे दे रखा होगा दैट इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका बिल्कुल कंफर्म ये बात है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, इसका मतलब है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल। इज इट क्लियर? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जरा हम देखते हैं कि यहां पे हमें क्या क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे हमें कैलकुलेशन मिलने हैं। जो बात मैंने लिख करके आपको बता दी है वही यहां पे बताई गई है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये ए की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम देखें तो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तभी वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और जब एग्जैक्ट के वही बराबर हो जाएगा, तीनों अगर बराबर हो जाएंगे तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आएगा तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस के कैटेगरी में आपको समझना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी के लिए वो तीनों का बराबर होना जरूरी है। अगर कोई भी दो नंबर, दो LHL RHL बराबर नहीं है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉट कॉन्टिन्यूअस, जिसको कहीं कहीं यूज किया था डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है भाई, तो याद रखें यहां पे हमने बेसिक यहां भी दे रखा डिसकंटिन्यूटी एट द फंक्शन। अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इफ द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल है कि अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगी। यानी हर एक फंक्शन की कैटेगरी दो ही है, या तो कॉन्टिन्यूअस या तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां पे करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। देखो भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं पहले लिख दे रहा हूं कि LHL की जो कैलकुलेशन होगी, LHL की जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी। अब जरा समझ जाइए आप, LHL की जो कैलकुलेशन हम लोग लेके चलेंगे वो मैंने बताया LHL ये होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और ये होगा RHL ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगर ऐसा हो गया, अगर ये दोनों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली फॉर LHL एंड RHL, ये दोनों कैलकुलेशंस यहां पे दे रखे हैं। देखो भाई ये है जो पॉइंट A जिस पे आप किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो करने जा रहे हैं, तो इसके बगल में जो लेफ्ट में होगा वो इससे छोटा पॉइंट कंसीडर किया जाएगा A माइनस, और इसके बगल में इधर राइट में जो होगा वो हो जाएगा A प्लस। ठीक, 3 पॉइंट हो गए मेरे पास। अब आगे बढ़िए, यहां पे जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको जरा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में जो कहा गया वो कहा गया कि x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है यहां पे दो बातें, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2। यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी और 2 से छोटी दोनों उसी में होंगे। तो इसका मतलब है यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही के लिए काम करेंगे, और ये है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने यहां पे देखा, देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा लिमिट इन दोनों के लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां पे फंक्शन है 1, क्योंकि यहां पे ये दे रखा कि अगर x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 2 है तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो RHL और LHL दोनों इसी में कैलकुलेट किए जाएंगे। चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो LHL और RHL दोनों आगे 1, यानी LHL और RHL तो बराबर हो गए।
अब एग्जैक्ट वैल्यू की हमें बराबरी करनी, देखना है मुझे, और एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू होती है एफ ऑफ ए, या यूं कह दें एग्जैक्ट वैल्यू है एफ ऑफ 2 पे अगर हम लोग चेक करें तो इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। तो हमारे हिसाब से LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वाली कंडीशन में अगर आप ध्यान दें तो भाई सब कुछ तो ठीक लगा, लेकिन ये दोनों तो बराबर दिख गए, लेकिन ये बराबर नहीं आया। और मैंने यही बात बताई कि अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी बराबर नहीं है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से और इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्लियर हो गया, द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ध्यान रखें आपको कैलकुलेशन के टाइम में ध्यान रखना है कि यहां से जब नॉट इक्वल टू की बात आई है तो लेफ्ट और राइट दोनों एक ही में कंसिडर किए जाएंगे। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि कुछ जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनसे रिजल्ट क्या क्या निकल के आता है, जरा देखिएगा। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये लाइन लिखना चाहिए भाई, इन देयर डोमेन। क्यों? क्योंकि रैशनल अगर होगा कोई फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, अब मैं जरा यहां पे एग्जांपल लिखे दे रहा हूं कि अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया fx इज इक्वल टू 1 अपान x माइनस 5, ये फंक्शन तो रैशनल है, ये फंक्शन रैशनल है और ये कह रहे हैं कि रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन क्या अगर हम x की वैल्यू 5 रखें तो ये फंक्शन डिफाइन होगा? तो अगर आप x की वैल्यू 5 रख देंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहां पे एक लाइन बढ़ा दी है कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो पहले हम लोग इसका डोमेन फिक्स करें। डोमेन इसका आएगा, इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन 5 नहीं होगा, एक्सेप्ट 5। अगर हम लोग बात करें दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट r-5, इसके डोमेन को मैंने फिक्स कर दिया। और यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो करना है तो उसके डोमेन पे जरूर काम करिए अगर वो फंक्शन रैशनल है। तो रैशनल होने के नाते हमने ये देखा कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो उस 5 को मैंने यहां से वैनिश आउट कर दिया, डोमेन मैंने फिक्स कर दिया। इसीलिए यहां पे ये बात कहना ठीक थी कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ऐसा नहीं है कि अब कहीं भी तो 5 बट डिफाइन नहीं है तो 5 को आपको वहां से हटाना पड़ेगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन द डोमेन, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं क्योंकि जो मॉडुलस का ग्राफ आपने देखा होगा वी शेप बनता है, लेकिन वो कहीं पे डिसकंटिन्यू नहीं होता। वी शेप लेता है, शार्प पॉइंट तो निकल के आता है, लेकिन वो डिसकंटिन्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहां पे देख लीजिए आप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां पे कुछ फार्मूले हैं लिमिट के, हालांकि इन फार्मूलों से आपको लेना देना नहीं है, हमारा जो एनसीईआरटी बेस्ड है हमें ध्यान देना है। पहला फार्मूला कि अगर हम लोग देखें कि ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो इसका फार्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x, ये आप जानते हैं 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, और a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये वैल्यू log a होगी। अब यहां पे हमें इनकी जरूरत कहां पड़ेगी? भाई मैं कह रहा हूं कि आपको अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो करना है तो आपको लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो जरा समझ लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो बेटा थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं किए दे रहा हूं। हमारे सिलेबस में 0 बाई 0 फॉर्म होता है, तो 0 बाई 0 को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी इसको अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया मैथमेटिक्स में। मैं बच्चों को यह सिखाता हूं कि जब आप किसी फंक्शन पे 0 बाई 0 फॉर्म ले आए, अभी मैं बताता हूं क्या चीज है। 0 बाई 0 जब फॉर्म दिखने लगे तो आप क्या करिएगा, आप पता करिए कि किस कैटेगरी का है, क्योंकि हमारा जितना सिलेबस सीबीएसई का हम उसी की बात करें। अगर वो एक पॉलिनोमियल है, अगर वो इंडिसीज है अगर वो, और अगर वो
ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो हमें क्या करना है। अभी आप, मैं यहां लिख रहा हूं, अभी आप नहीं समझेंगे, जब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे तब आपको बात मेरी समझ में आएगी। अगर पॉलिनोमियल है और 0/0 आ जाए तो मैं कहता हूं बच्चों से कि उसको फैक्टराइज करो। मैं एक एक एग्जाम्पल ले लूंगा। अगर इंडिसीज है यानी रूट के अंदर कोई चीज है तो उसको रैशनलाइज करो, अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना। और अगर ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल है तो उसके फार्मूले यूज करके वहां से वैनिश आउट करो। हम कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे अगर कोई फंक्शन fx ले लिया जाए और यहां मैंने लिख दिया कि x² -4/x - 2, ठीक है, और यहां पे कर दिया मैंने कुछ भी वो एक वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम समझे बात को, सिंपली ऐसे समझने के लिए मैंने कहा, तो भाई अगर हमें इसमें लिमिट लगाना है, इस फंक्शन में लिमिट लगाना है, चलिए हम इसको हटा देते हैं। अगर मुझे इसमें लिमिट लगाना पड़े, लिमिट x टेंड्स टू 2, जब आप 2 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे भी हो जाएगा 0, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये 0/0 फॉर्म का है। ये कैसा फॉर्म है भाई? ये 0/0 फॉर्म का है, ठीक है भाई। अगर ये 0/0 फॉर्म का है तो पहले आप पता करो ये किस कैटेगरी का है। तो हमने जब ढूंढा, इसको पता किया तो देखा ये पॉलिनोमियल है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब पॉलिनोमियल दिखे और 0/0 फॉर्म दिखे तो उसको क्या करना है? फैक्टराइज कर देना है। कर दीजिए फैक्टराइज। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा x - 2 अपॉन x - 2, और इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। चेक कर लीजिए आप लोग, समझ जाइएगा। अब आप देखें तो जब हमने फैक्टराइज कर दिया और वहां से उस पार्ट को वैनिश आउट कर दिया तो रिजल्ट जो है वो 4 आ गया। यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो इन 3 कैटेगरी का आपको ध्यान रखना है और इन 3 कैटेगरी से आपको समझना है कि हमें क्या करना है। ये मैं जरा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रॉब्लम करता है। इस क्वेश्चन को अगर मुझे समझना होगा तो सबसे पहले मुझे यह समझना है कि सिंपल सी बात है, यहां पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब नॉट इक्वल टू का साइन देखे मैंने कहा आपसे, तो आप समझ जाइए कि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करने हैं, ठीक, एक ही से काम चल जाएगा। अच्छा, एक ही से काम, दो चीजें हैं अब यहां पे देखिए, मैं बता रहा हूं। अगर मैं LHL RHL की बात करूं तो एक्चुअली में आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x इंटू साइन 1/x। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसा, इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 0 है, हम बता दे रहे हैं पहले। लेकिन बच्चों को लगता है कि अगर हम x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। जरा मैं इसको कलर थोड़ा अलग करके मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है क्वेश्चन कि भाई हमने यहां पे 0 रख दिया और ये आपने क्या साइन, और ये हो जाएगा 1/0। अब मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये चीज तो डिफाइन है नहीं, ये चीज डिफाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आंसर 0 लिख दिया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक, इसका एक वर्ड में, एक लाइन में मैं चीजें जो है एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप पहले ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। ये क्या है कि जब हमने यहां पे x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 की तो ये तो 0 हो गया, ठीक बात है, लेकिन साइन 1/x तो 1/0 हो जाएगा और ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम 0 लिख देते हैं। मेरी क्वेश्चन क्लियर हो गई? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको h में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपको बताया गया, क्या बताया गया कि अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो a - h राइट हैंड लिमिट के लिए और a - h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और a + h जो है वो राइट हैंड लिमिट के लिए रख देना है आपको और h टेंड्स टू 0 कर देना है। मेरे हिसाब से आपको अगर देखना है तो मैं बता देता हूं आपको कि आपको अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे a + h, और a की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 + h और ये हो जाएगा साइन ऑफ 1/0 + h। बात घूम फिर के वही आई कि h की वैल्यू हम लोगों को 0 रखना है, 0 रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो आपके नॉट डिफाइन के केस में बनके तैयार हो जाएगा। अब बच्चों को लगता है कि यार ये तो मेरे साथ में हो गया धोखा, और धोखा होगा नहीं, ये तो पक्की बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। अब बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब अगर आपको इसको समझना है तो आपको ये छोटी सी थ्योरी समझनी होगी। क्या है? साइन की दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं साइन का, यहां पे पेरीमीटर कोई भी ले लीजिए आप,
इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही बिलोंग करेगी, इसके न कम होगी इससे और ना ही 1 से ज्यादा होगी। अब कोई भी वैल्यू है -1 और 1 के बीच में 1/2 √3/2 ये सारी वैल्यूज है, -1/2 ये सारी वैल्यू उठाइए। अगर हम बोल देते हैं कि h की कोई भी वैल्यू होगी तो यहां पे यही लिखना है आपको कि sin 1/h जो है वो एक साइन फंक्शन जो है वो एक ऑसिलेटरी फंक्शन है और वो माइनस और 1 के बीच में हमेशा रहेगा। तो उसकी एक हम लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं कि इसकी यही वैल्यू आएगी, वो जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तब इसका हम लोग आंसर 0 लिखते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, sin 1/h अगर हो जाता है और h टेंड्स टू 0 हो जाए तो sin की वैल्यू चूंकि -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, इस वजह से आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू को, 1/0 को नहीं। sin 1/h की पूरी वैल्यू बताई गई, वो -1 और 1 के बीच में बताई जा रही है कि h की कोई भी वैल्यू आप कंसीडर करेंगे, उसको वहां पर ले जाकर के सॉल्व किया गया, तब इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हो गई 0 और एग्जैक्ट पे ये 0 है, यानी 0 पे तो ये 0 दे रखा है। तो अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(a) हो जाए तो हम लोग ये बोल देते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको समझना यही है। यहां पे ये लाइन लिखना जरूरी है चूंकि साइन का किसी भी पेरीमीटर का जो एंगल होता है वो -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। इस वजह से अगर हम लोग देखें तो उसकी कोई भी वैल्यू आएगी निकल करके, लेकिन जब हम इसको इस वाले h से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0, इससे मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 1 + x - 2 एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग पहले तो ये फंक्शन यहाँ पे लिखें कि हमारे पास दो फंक्शन है, x मॉडुलस के साथ में ये है और मॉडुलस ऑफ x + 2 ये है। अब इसको हम लोग जनरल फंक्शन में बनाएं। अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे -1 और -2 ये नंबर आ रहा है बाद में। तो x की वैल्यू मिनिमम हमने ले लिया -2। अब x की वैल्यू आपने देखा था जब एक ग्राफ यहां पे आपने बनाया था तो ये सब निगेटिव आ रहा था, इधर वाला पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम लोग जब ये नेगेटिव हो गया तो ये ऑलरेडी यहां से नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव साइन के साथ में कंसीडर किए जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, दोनों के दोनों नेगेटिव साइन के साथ में लिए जाएंगे। ठीक है भाई, देख लीजिए, ये हो गया पहला। दूसरा, अगर हम लोग इन दोनों के बीच में देखें, यानी x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -2 एंड लेस देन -1 देखें, तो -2 और -1 के बीच में अगर हमको ध्यान पड़े, इसमें देखिएगा इसका जो V शेप है वो 2 से, अगर हम इक्वल टू 2 ले लें तो 2 से ये पॉजिटिव हो जाता है ग्रेटर आर इक्वल टू में, और इधर वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो जरा देखिए ये वाले पार्ट में यहां पे ये x + 1 नेगेटिव रहेगा और ये वाला पार्ट यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला पार्ट क्योंकि ये -2 के बाद नेगेटिव हो रहा है, चूंकि 1 से बड़ा हो रहा है तो दोनों के दोनों यहां पे पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो इन सब को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करके जरा ध्यान दें कि क्या बन के तैयार होगा। ये हो जाएगा -x - 2x और ये हो जाएगा आपका -1 और -2 ये हो जाएगा -3 व्हेन x इज लेस देन -2। इसको सॉल्व करें, -x + x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 एंड लेस देन व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 एंड लेस देन -1। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3 व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। तो ये एक जो फंक्शन था उसको हमने कन्वर्ट किया फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस। अगर हमें लिमिट एग्जिस्टेंस देखनी है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो मॉडुलस फंक्शन को हमने नॉर्मल फंक्शन में ब्रेक कर लिया।
अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये आपको समझना होगा। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चूंकि आपको चेक करना है -1 पे और -2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए आप। लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस x की वैल्यू लेस देन -1, अगर आप ध्यान दें तो x की वैल्यू लेस देन -1 है, ये 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया 1। यानी आप लोग एक एक करके चेक करिए व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब इसी पे आपको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो ये फंक्शन आ रहा है। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेंगे तो ये जगह 2x प्लस 3, और x की जगह पे जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, 3 - 2 ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आ गई हैं, और एग्जैक्ट -1 अगर देखें तो इक्वल टू -1 का साइन किस में लगा, इसी में लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ये तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो LHL इज इक्वल टू हो गया यहां पे RHL, और इज इक्वल टू हो गया f ऑफ a। अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें बराबर हो गई हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली आपको x इज इक्वल टू -2 पे निकालना होगा। यहां पे आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए कैलकुलेट करिएगा, और उसके बाद उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो इसके लिए कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट हो सकता है सेम आ जाए। इक्वल टू पे कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट जब सेम आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो उसी के हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, क्वेश्चंस हम लोग तो खैर बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हर टाइप के एक एक क्वेश्चन कहीं ऐसे हों, मॉडुलस के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, इस तरीके से क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा एक पैटर्न बच्चों पता हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो उन्हीं सब के नेक्स्ट जो स्टेप्स आते हैं उसमें यह होता है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। देखो भाई, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो बस यहां पे मैं आपको खाली ये चीज बताना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड, और डेरिवेटिव f' से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट प्रिंसिपल से मैच करता हुआ फार्मूला है, और इसको आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन f ऑफ a अपॉन, अगर हम लोग देखें तो -h। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब भी कैलकुलेट करना होगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बेटा आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा हम लोग अगर बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। और बेटा देखो सिंपल सी बात है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे आपने क्लास 11th में सीखा होगा कि किसी फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या है, तो किसी फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस तभी होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी बराबर हो। ऐसे ही किसी फंक्शन की डेरिवेटिव जो है, डिफरेंशियबिलिटी जो है, वो अगर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है अगर हम बात करें, तो अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़े तो हमें उसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स को। तो डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते हैं। यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि एवरी पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, trigonometric and inverse trigonometric function are differentiable in their domain, modulus function is differentiable everywhere except at the point where it is 0। बात समझ में आ गई? यानी जहां पे V शेप ले, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए आपको बताया जाए कि x + 1 ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है,
लेकिन ये डिफरेंशिएबल, अब ये वी शेप कहाँ लेगा, कहाँ टेंस करेगा, 0। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 0 टेंस करेगा, तो -1 पे ही तो ये वी शेप लेगा, तो -1 पे वी शेप लेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ दिया जाए, बाकी इधर भी स्ट्रेट लाइन बनती है, इधर भी स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है। तो इसने यहाँ पे लिख दिया है कि मॉडुलस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट वेयर इट इज 0। जहां पे ये 0 एग्जिस्ट करता है वहां पे ये डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं होगा उसका। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट जरा एक क्वेश्चन में इसमें यहां पे बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन तो मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा मैंने सोल्यूशन भी रखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए ये बात, लेकिन ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी के नहीं है, ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। और क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ये एक फंक्शन है तो आपको नॉट डिफरेंशिएबल, अगर आपको दिखाना है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, यानी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू -1 और एट x इज इक्वल टू 1। तो एक एक करके हम लोग चलेंगे। तो अब हम लोग अगर यहां पे बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन जो ये दोनों हैं, इन दोनों को आपने ब्रेक कर दिया, इन दोनों को ब्रेक करके पता चला कि भाई एक ये कंडीशन पे ये दोनों नेगेटिव होंगे, इस इन बिटवीन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, और इस कंडीशन में दोनों को सॉल्व करके हमने यहां पे ये पता कर लिया कि fx की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली ये है, मैंने यहां पे देखिए लिख दिया। तो fx इज इक्वल टू ये हो गया। अब मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी व्हेन, पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू जब -1 है तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग अगर चेक करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये तो बेटा पहले फार्मूला हो गया। जब भी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आपको ये फार्मूला मिल गया। और देखो बेटा, जब हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, -1 पे चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो x की वैल्यू मुझे -1 से छोटी रखनी है। तो x की वैल्यू -1 से छोटी जो ली जा रही है वो -2x ली जा रही है, यानी fx का जो मेरे पास कैलकुलेशन करने के लिए जो बना है वो बना है -2x। और मुझे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू एक्चुअली हम लोग जिस पे चेक करते हैं वही उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट होता है। तो a की वैल्यू हो गई -1, तो हमको चाहिए f ऑफ a माइनस h। a की वैल्यू मैंने बताया -1 और -h, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 ऑफ -1 माइनस h, और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा +2h। ये हो गया f ऑफ a माइनस h, करेक्ट। एक चीज, यानी जो चीज यहां पे रखनी है वो हम अलग साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं और यहां ला करके असेंबल कर देंगे। फिर दूसरा है, चाहिए आपको f ऑफ a, और f ऑफ a यानी जिस पे आप चेक कर रहे हो a कितना है -1। तो जब -1 लेंगे f ऑफ a तो इसमें रख दीजिए, f ऑफ a लेंगे तो ये जाएगा -2 इंटू -1, तो ये आ गया 2। तो f ऑफ -1 की वैल्यू हो गई 2। तो अब ये दोनों वैल्यूज हो गई मेरे पास, इसमें रख दीजिए उठा करके। तो देखिए क्या आ रहा है, जब हम लोगों ने इसको यहां पे वैल्यू देखी तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h की वैल्यू मैंने निकाली है 2 + 2h, और माइनस f ऑफ a की वैल्यू मैंने निकाली है 2, और अपान ये हो जाएगा h, वो भी माइनस साइन के साथ में। तो ये देखो बेटा, एक +2 एक -2 कट जाएगा, ये आ गया 2h अपान -h, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट आया -2। ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है -2। अब हम लोग चलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे व्हेन a इज इक्वल टू -1। हम लोग एक एक करके कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम लोग इसी को जरा राइट हैंड डेरिवेटिव तरफ चले तो जरा देख लीजिए, पहले तो आप ये देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो क्लियर कर लीजिए। तो ये वैल्यू हो गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे व्हेन a इज -1। फिर से अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अब जरा आइए, जरा फिर से हम लोग यहां पे कैलकुलेशन कर लें। अब देखिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें हम लोग। राइट हैंड डेरिवेटिव का पहले फार्मूला जान लीजिए आप, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपान h। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब यहां भी आपको दो चीजों की जरूरत है, एक चाहिए आपको f ऑफ a प्लस h और एक चाहिए f ऑफ a। कब? जब a की वैल्यू -1 है।
तो जरा ध्यान दीजिएगा आप, एफ ऑफ एक्स जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो वो कंडीशन ये इसमें आ रहा है, और इसका जो फंक्शन है वो 2 है, यानी कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं आ गई। अब आपको चाहिए एफ ऑफ -1 और प्लस h, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ -1 एग्जैक्ट लेंगे तो इक्वल टू भी इसी में लगा, ये भी 2 हो गया। तो कंडीशन ये बनी कि इन दोनों की वैल्यू आ गई है 2 - 2 अपान h, और ये है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब समझना यहां पे ये है कि साहब इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर नंबर का जो कैलकुलेशन है वो 0 हो चुका है। तो अब आप देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज द वे, इसका कैलकुलेशन को करने का जो तरीका है वो ये क्लियर हो गया है। चूंकि ये दोनों बराबर नहीं आए हैं तो ये जो फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू -1 पे। अब इसी चीज को आपको 1 पे चेक करना है। 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आपको ये मिलेगी, 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये मिलेगी, और उन दोनों को इस फंक्शन में इन वैल्यूज में रख दीजिएगा। चेक कर लीजिए, अगर दोनों बराबर आ रहे होंगे तो डिफरेंशिएबल होंगे, और बराबर नहीं आ रहे होंगे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। वो नहीं होंगे क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि आपको शो करना है कि दीज functions are not differentiable at x is equal to -1 and x is equal to 1. Is it clear? तो होप सो ये क्वेश्चन हो जाएगा, लगाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो उसमें आप उसको समझ सकते हैं। अब आइए यहां पे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पे दे रखा है इज कॉन्टिन्यूअस, यहां पे लाइन छूट गई है, इज कॉन्टिन्यूअस में ये मैं लिखे दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो गई। जबकि ये फंक्शन जो है is continuous at x is equal to 3 पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो a और b के बीच में रिलेशन बताइए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, जरा देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है इसका LHL इज इक्वल टू इसका RHL इज इक्वल टू f ऑफ a है, पहला काम, ठीक है। चलिए LHL के लिए हम लोग चलते हैं। LHL किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x की वैल्यू 3 से छोटी, वो देखिए इसमें आ रही है, तो इस फंक्शन को रख दीजिए। ये हो जाएगा ax + 1, ठीक है। और जरा लिमिट चेंज कर लीजिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि a - h, x की वैल्यू हम लोग h टेंड्स टू 0 में करते हैं। अभी जरूरत नहीं है, अभी आप इसमें रख सकते हैं वैल्यू। x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये हो जाएगा 3a + 1, ठीक। अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x की वैल्यू 3 से बड़ी, वो इसमें आ रही है। ये हो जाएगा bx + 3 रख दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 3b + 1, और एग्जैक्ट 3 पे पहला वाला फंक्शन आ रहा है तो ये भी आ रहा है 3a + 1। तो समझने वाली बात ये है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है 3a + 1 इज इक्वल टू 3b + 1 इज इक्वल टू 3a + 1। सब मिलाकर के अगर हम देखें तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं। 3a + 1 इज इक्वल टू 3b + 1, 1 ऑन कैंसिल हो गया, तो 3a - 3b इज इक्वल टू 0 एंड a - b इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू b। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने दिखा दिया कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑल द वैल्यूज विल बी इक्वल कर दिया मैंने, और देखा मैंने कि a इज इक्वल टू b आ रहा है। सो दिस इज द आंसर दैट द रिलेशन बिटवीन a एंड b इज a इज इक्वल टू b, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लें। ये क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिसिंग टर्म वाले जरूर पढ़ लीजिए आप, जिसमें आपको k की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालनी पड़े। हम लोग जरा से इसमें कर लेते हैं, जरा देखिएगा। कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, सिंपल सी बात है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से छोटी इसमें आ रही है, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। ये हो जाएगा k sin π/2
x प्लस 1। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 ऑलरेडी 1 है, ये सब मिला करके ये हो जाएगा k। ठीक है। अब यहां पे बड़ा कैलकुलेशन, जो राइट हैंड लिमिट का कैलकुलेशन है वो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये है tan x माइनस साइन x अपान एक्स क्यूब। और बेटा 20 बार बताया गया है कि अगर x की वैल्यू 0 रखने पे 0/0 फॉर्म आ जाए, मैंने बताया था 0/0 फॉर्म आ जाए, और अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यहां पे फार्मूला यूज करना है। तो भैया ये ट्रिग्नोमेट्री है, 0 ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म हो रहा है, यानी लिमिट डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। अब इसके लिए हम लोग फैक्टर कर लें जरा इसको, साइन को tan को हम लोग साइन अपान कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x अपान कॉस x माइनस साइन x अपान एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x इंटू साइन x अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। ठीक है भाई, फिर यहां से कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स। मैं बच्चों को अपने क्लास में एक चीज बताता हूं ब्रह्मास्त्र करके, मैथमेटिक्स का ब्रह्मास्त्र। तो मैथमेटिक्स का ब्रह्मास्त्र है कि 1 माइनस अगर कॉस एक्स दिखे तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स अगर कहीं दिखे तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, बच्चों से जब मैं पहले बताता हूं कि भैया ये ब्रह्मास्त्र है तो बच्चे कहते हैं अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब एंड ऑफ द सेशन होता है तो कहते हैं सर मान गए ये वाकई ब्रह्मास्त्र था। एक नहीं कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती रहेगी हर चैप्टर में। ठीक है, तो भाई जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा यहां पे एक पार्ट बन गया जिसको हमने कहा ब्रह्मास्त्र लगा दो, ब्रह्मास्त्र लगा दो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देख लीजिए आप इसमें क्या करना है। अगर हम लोग देखें कैलकुलेशन में कि अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा लें कि देखिए क्या हो सकता है भाई, कि अगर हम लोग देखें यहां तक में कोई समस्या तो आई नहीं है। अब जरा इसमें आ जाइए, साइन एक्स और एक्स क्यूब को एक एक्स ले लीजिए क्योंकि आपको फार्मूला पता है। फिर आइए 2 साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैंने अलग अलग कर दिया, और नीचे है कॉस एक्स, और साथ में है एक एक्स और एक एक्स, एक्स क्यूब होने के नाते, और यहां पे है लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो ये वैल्यू हो गई बेटा 1। ठीक है, और यहां पे x बाई 2 होने के नाते यहां भी मुझे x बाई 2 चाहिए, तो x बाई 2 चाहिए, तो ये 2 और ये 2 बना लीजिए, और ये 2 और ये 2 बना लीजिए। तो अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, और सिमिलरली ये वैल्यू भी हो जाएगी 1। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो बचा है वो बचा हुआ है 2 अपान 4 कॉस एक्स, और यहां पे है लिमिट x टेंस टू 0। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 2/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो बेटा देखो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो हम लाए थे k, ठीक, और जो राइट हैंड लिमिट है वो हम लाए हैं 1/2, और एग्जैक्ट वैल्यू पे भी वैल्यू आएगी k। तो अल्टीमेटली जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2, एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर है। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि इस टाइप के क्वेश्चंस का भी काम बहुत अच्छे से करिएगा। बेटा मेरी एडवाइस होगी कि लिमिट जरूर अच्छे से पढ़ लें। बस 3 चीजें, 0/0 फॉर्म अगर हो जाए, फैक्टराइज कब करेंगे, इंडिसीज अगर आएगा तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं उसकी वैल्यूज हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आगे हम लोगों को 1-2 क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये भी क्वेश्चन है, देखिए यहां पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां पे लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू π/2। जब नॉट इक्वल टू का साइन दिख जाए इसका मतलब LHL और RHL दोनों एक ही फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं।
तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और फंक्शन ले लेंगे k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब सिंपल है कि हमको एक फार्मूला मिला हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा देखो यहां cos में कोई रिलेट नहीं, क्योंकि cos 90 जो है वो 0 हो जाएगा और ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएंगे। तो पहले cos को हम लोग साइन में बदल लें, तो cos को हम लोग साइन में बदलेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब शर्त ये है कि ये 1 कब होगा, जब यहां पे अगर x है तो यहां भी x होना चाहिए, अगर यहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स तो नीचे भी होना चाहिए। तो 2x, इन दोनों में से अगर हम लोग x बाहर ले लें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। देखते जाइएगा आप। और बेटा देखो यहां पे भी आप चेंज कर सकते हो, क्या है कि x टेंड्स टू अगर पाई बाई 2 है तो x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, माइनस चेंज कर दीजिए तो ये जगह पाई बाई 2 माइनस x टेंड्स टू 0, तो ये यहां पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहां पे ये 2 कॉमन लिया मैंने। अगर हम लोग देखें यहां पे इन दोनों को अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 1 हो गई है, बचा क्या मेरे पास k बाई 2, k बाई 2 ये बचा हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो k बाई 2 हो गया और एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है और रूल के हिसाब से ऑल 3 वैल्यूज आर इक्वल, तो यहां पे k की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड दिस इज द आंसर। चेक कर लीजिए आप लोग, ये आंसर देख लीजिए। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन हम इंडिसेस का भी लगा देते हैं जल्दी से, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा जिससे आपको वैरायटी समझ में आ जाएगी। इस फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो आपको दे दी गई है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कहां पे, 0 पे। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और इसका एग्जैक्ट वैल्यू बराबर आएगा। चलिए भाई, तो हम लोग लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन x की वैल्यू 0 से छोटी इसमें आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन x। जब आपने यहां पे x की वैल्यू 0 रखी तो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है और मैंने बताया कि अगर 0/0 फॉर्म हो और इंडिसीज हो तो रैशनलाइज, ये 3 बातें रख लीजिए आप, तो रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज जब आप करेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। अगर आप देखें तो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला सीधा सीधा लग के आ गया कि a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब है a स्क्वायर यानी 1 प्लस के एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस के एक्स अपॉन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 माइनस के एक्स ब्रैकेट के अंदर। अगर आप इसको और एक्सपेंड करें तो ये जगह 1 माइनस के एक्स 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स अपॉन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 माइनस के एक्स, ठीक है। और ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये 1 और ये 1 कट गया और ये kx ऐड करेंगे तो ये जगह 2kx अपॉन x और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 माइनस के एक्स, ठीक है भाई। और ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया और जब यहां पे x की वैल्यू 0 रखी जाएगी, रूट 1 आएगा 1 और यहां भी रूट 1 आएगा, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2k अपॉन 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी k। इतना बड़ा कैलकुलेशन और रिजल्ट आया k, आ गया भाई k। अब बात आती है कि हम लोग ये देखें कि राइट हैंड लिमिट क्या आएगा। तो राइट हैंड लिमिट मैंने यहां पे लिख रखा है कि x इज इक्वल टू, देखो इसमें आ रहा है ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, तो 0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी बताई गई है कि है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। देख लें x की वैल्यू 0 रखने पे ये 0/0 नहीं हो रहा है लेकिन -1 जरूर आ रहा है और एग्जैक्ट 0 पे भी ये -1 ही आएगा इसी फंक्शन के लिए। चूंकि ये क्या है भाई, चूंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो k इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, सो k इज इक्वल टू -1, ये इसका आंसर आएगा। तो आपको मैंने हर टाइप के क्वेश्चन की कोशिश की है, आपको पॉलिनोमियल भी बताया, मॉडुलस भी बताया, आपको मैंने
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बताई बात, और आपको मैंने एक इंडिसेस को भी कैलकुलेट करके बता दिया है कि आपको कैसे समझना है और कैसे यहां पे k की वैल्यू या मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। एक और क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है कि इसको फैक्टराइजली अगर स्मार्टली आप कर गए तो काम हो जाएगा। अगर इसको आप फैक्टराइज कर ले जाए तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपान 4 प्लस एक्स माइनस 16। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपान 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि a माइनस बी का फार्मूला बनाना है। और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर आप लोग ध्यान दें तो इन दोनों में ऊपर कॉमन जो है वो है 2 स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे, तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया। ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 स्क्वायर अपॉन, यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी वाला पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर हो जाएगा 4, यहां पे भी 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, तो इसका रिजल्ट आ गया 1/2। और एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है, एग्जैक्ट 2 पे इसकी वैल्यू हो रही k, तो k की वैल्यू हो गई यहां पे 1/2। ये ध्यान रखें ये क्वेश्चन इस टाइप के फैक्टर करने आने चाहिए, है कुछ नहीं, फैक्टर करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो यहां भी देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको समझना है तो मैंने मेरे हिसाब से भाई आपके अच्छे के लिए मैंने हर टाइप के एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। डिस्कस इसलिए किए क्योंकि आपको एक एक वैरायटी मिले। अब उतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करूं। इन फ्यूचर ईश्वर ने सब कुछ अच्छा किया तो मैं जरूर एक एक क्वेश्चन पे आप लोगों से डिस्कशन करूंगा एनसीईआरटी के, क्योंकि टाइम कम है। मैं चाहता हूं कि बेसिक बच्चों को क्लियर हो जाए, और उसी हिसाब से मैंने इस कंटेंट को तैयार किया था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिफरेंशिएशन पे आएंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कलेक्ट किए हैं मैंने, उनमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड के भी क्वेश्चंस होंगे, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए, बात करिए उस पर। और अभी टाइम कम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस आपका हो जाए। कुछ पॉइंट जहां तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू।